दोस्तों, एक बड़ी मुस्कान और दिल में ढेर सारी खुशियों के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे इस नए शो का नाम है द मिलेंद्र गौतम शो, वॉइस ऑफ लाइफ, आवाज जिंदगी की। वैसे आप सोच रहे होंगे कि इस शो का नाम वॉइस ऑफ लाइफ क्यों है। वो इसलिए क्योंकि ये शो आशाओं का प्रतीक है, करुणा की परिभाषा है और अच्छाई व सच्चाई की विचारधाराओं पर आधारित है। कई सालों के सपनों को पूरा करते हुए अपने दोस्त और समाज के लोगों के साथ मिलकर प्रबुद्ध भारत का सपना संजोते हुए आज मैं आप सभी के सामने ये शो लाया हूं जिसका नाम है वॉइस ऑफ लाइफ, आवाज जिंदगी की। यहां आने वाली हर एक दिग्गज हस्ती दरअसल आप में से ही कोई एक है। वो हस्ती जिनके साथ मैंने कई लड़ाइयां लड़ी हैं, कई प्रोग्राम किए हैं और कई आंदोलनों में हिस्सा लिया है। इनके संघर्षों का मैं हिस्सा ही नहीं, किस्सा भी हूं। यहां कही हुई हर एक बात उनके दिल से निकल के आपके दिलों को छुएगी। तो चलिए मिलते हैं इन दिग्गज हस्तियों से द मिलेंद्र गौतम शो, वॉइस ऑफ लाइफ, आवाज जिंदगी की में। मैं आपके सामने एक नया शो लाया हूं जिसका नाम है द मिलेंद्र गौतम शो, वॉइस ऑफ लाइफ, आवाज जिंदगी की। जी हाँ, आवाज जिंदगी की मैं इसलिए कह रहा हूं कि जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, उन बहुजन समाज के लोगों के पीछे का जो सच है, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ हसीन यादें जो हैं, वो इस शो में लेके आया हूं। बिल्कुल निराश नहीं होने देंगे क्योंकि कोरोना ने बहुत लोगों को निराश किया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो बहुजन समाज के लोग हैं, ये वो दिग्गज चेहरे हैं जो आपको फेसबुक पे, यूट्यूब पे और गली मोहल्लों में और जितने भी आंदोलन होते हैं उनमें दिखाई देते हैं। और मैं आपको आज जो मिलवाने जा रहा हूं वो कुछ ऐसे चेहरे हैं जो आपने कई जगह देखे होंगे, कई लड़ाइयों में देखे होंगे, कई सारे संगठनों में देखे होंगे, कई सारे प्रोग्रामों में देखे होंगे और कई सारे लोगों के थप्पड़ बजाते हुए भी देखे होंगे। उनकी ही कुछ खट्टी मीठी बातें और कुछ चुलबुली बातें और कुछ मिशन से आधारित लेकर के बातें मैं लेके आया हूं। और आज मैं उन सब लोगों को मिला रहा हूं आपके सामने। जी हां, आवाज जिंदगी की। और आवाज हम जिंदगी की जो दिखाने जा रहे हैं वो दिखाने जा रहे हैं बहुजन समाज की उन भीम शेरनियों के नाम। तो आइए भीम शेरनियों से मिलाता हूं। और सबसे पहले मिलाता हूं मैं एक वो भीम शेरनी जिसकी दहाड़ और जिसकी ताकत और जिसकी आवाज एक दमदार है। दमदार तो हमारे सारे ही गेस्ट हैं, पर आज मैं आपसे मिलाता हूं पूनम अंबेडकर जी से। मेरे साथ बैठी हैं पूनम अंबेडकर जी। पूनम जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। एडवोकेट रजनी बौद्ध जी। रजनी बौद्ध जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका स्वागत है। नीलेश सागर निडर जी। निडर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। एडवोकेट शशि बालाजी। शशि बालाजी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम शुरू करते हैं अपना ये शो। मैं स्वागत करता हूं इन सभी भीम शेरनियों का जो कि आज हमारे शो में आए हैं द मिलेंद्र गौतम शो, वॉइस ऑफ लाइफ, आवाज जिंदगी में। आप सभी का स्वागत है। पूनम जी, आप भीम शेरनी के नाम से आप चारों ही महिलाएं जो हैं वो जानी जाती हैं और बहुत सारे किस्से ऐसे हैं आपके जो आप चारों एक साथ मिलकर के पूरे देश में आपने दंग मचा रखा है और पूरा बहुजन समाज जो है वो आपको सर आंखों पे रखता है। उसका क्या कारण है? मिलेंद्र जी, वैसे तो कोई बड़ा कारण नहीं है, बस हमने अपने महापुरुषों को पढ़ लिया। तो महापुरुषों को पढ़ने के बाद क्या इस तरीके से एनर्जी आ जाती है, ऊर्जा आ जाती बिल्कुल है? बिल्कुल, उनके विचारों में इतनी एनर्जी है कि अंदर से जोश उत्पन्न हो जाता है। रजनी जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, आप तो राजनीति में भी बड़ी उठापटक करती हैं और दिल्ली में बहुत फेमस हैं और जानी जाती हैं। क्या राजनीति में भी महापुरुषों को पढ़ने के बाद एनर्जी आ जाती है? बिल्कुल सर। और क्या, जब तक हम अपने महापुरुषों को जानेंगे नहीं, उनकी विचारधारा को नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा एक्चुअली में हमें करना क्या चाहिए। और सही मायने में मेरा जो सोशल मूवमेंट में आने का जो कदम था, वो जब महापुरुषों को पढ़ा, जाना उनको कि किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किए, तो हमें लगा यार हमारी जिंदगी का हिस्सा यही हो है। तो इसीलिए हमें क्या महापुरुषों को पढ़ करके उनसे। बिल्कुल दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जिंदगी का हमारा हिस्सा ही नहीं है, ये किस्सा भी है। और किस्से में मैं एक नाम और जोड़ना चाहूंगा, नीलेश सागर निडर जी।
क्या आप खाली नाम के निडर हैं या डरपोक टाइप के भी तो नहीं है? कहीं भूतों से डर जाते होंगे या किसी आदमियों से डर गए, और या फिर ऐसे होते हो आप कि भाई 4 महिलाएं तो चलो मार लो पीट लो इन्हें जो मर्जी नहीं कर नहीं लो? नहीं, मैं हमेशा मैंने निडर नाम अपने नाम के पीछे ऐसे ही नहीं लगाया है स्कूल टाइम से, और गांव में भी काफ़ी फेमस हूँ मैं इस चीज़ में, मार दाड़ में, क्योंकि मैं सीधा कॉलर पकड़ती हूँ। मुझे ज़्यादा आर्गूमेंट करना नहीं आता, मैं गाली गलौज या आप शब्द नहीं बोलती, मैं कहती हूँ सामने वाले को पीट लो, बस तुरंत कितने फैसला पीटे होना हैं आज चाहिए। तक? मैंने बहुत पीटे हैं, दबा के मारे बहुत होंगे, दबा बहुत दबा के। बहुत। एक आध कोई ऐसा हो? एक बार मैं ऑटो में ट्रेवल कर रही थी, मतलब ठीक है, तो उस ऑटो वाले ने मतलब मुझे अपशब्द बोल दिया था, छमिया टाइप वर्ड बोल दिया था। अच्छा। तो मैं ऑटो से उतरी, मैंने कहा रुक जा भाई रुक जा, ठीक है, और तुरंत उसका कॉलर पकड़ा और घुसे दबा के घुसे पंची पेल बहुत, दिए। उसका पूरा मुंह ये रेड हो गया, पूरा दांत वांत उसके टूट गए। बहुत गुस्से में मारा था, क्योंकि उसने, मैंने कहा ये शब्द आप अपनी बहन के लिए यूज़ कर सकते हो, अपनी बेटी के लिए यूज़ कर सकते हो, जब उनके लिए यूज़ नहीं कर सकते आप दूसरे की बहन बेटी के लिए कैसे यूज़ कर सकते हो? मैं भी बताना चाहूंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए ना। जब ये तुम्हारा तो किस्सा मुझे नहीं, पता है। मैं जरूर- सराय काले मेरा- खामे, सराय काले खामे। हाँ, वही एक वही आदमी वही ने- किस्सा नहीं मैं एक बताऊंगी। आदमी ने जरा सा पता नहीं छू गया होगा गलती से, उसका ऐसा भूत बनाया है इन्होंने मार मार के। नहीं नहीं मलेंद्र जी, बताती हूँ कैसे बनाया था। एक्चुअली क्या हुआ था कि हम प्रोग्राम करने गए थे, आगरा से आगे एक गांव था, और वापसी में आते हुए तो रात हो गई, 1:30 बज रहा था लगभग रात का। एक बंदा और था मेरे साथ में, 2 थे हम। तो जैसे ही हम ऑटो के लिए, ऑटो हमने किया और ऑटो घुमा के लेके आ रहा था, तो हम उसका वेट कर रहे थे। इतने में पीछे से एक मनचला आया और उसने मेरे बैग पे हाथ मारा। मन चला था? मन ही चला आपको था। कैसे पता कि उसका मन चला हुआ था? देखिए मन चला तभी उसने बैग पे हाथ मारा। अच्छा। हाँ, नहीं तो सीधा निकल सकता था। हाँ। सही बात। तो उसने हाथ मारा, बैक पे थोड़ा मारा सा या बैक पे मारा। अच्छा बैक पे मारा, मैं समझा बैक पे मारा। बैक पे मारता था। बैक पे हाथ मारने पे आप देखिए, ने फिर कहा भी है वो पिटता वो। मन मैं चला भी हुआ मैं भी कंफ्यूज हो गई। देखिए, अगर बैक पे भी मारता तो भी पिटता, क्योंकि सामान निकालता फिर वो। अच्छा। पिटता वो फिर भी। वो थोड़ा सा आगे गया तो वो क्या किया कि बस उसने एक काम कर दिया, पिटता वो कम, बस उसने पीछे बैक में जब मुझे देखा और हंस गया। मेरा जो गुस्सा था वो डबल हो गया। नहीं, और मैं तो आप मैं गई, ये तो मैं गई और उसको पकड़ा, सभी और लोग जैसे जानते उसके 3-4 चाटे मारे, तो जो शॉप है वहाँ पर, जो रेलवे स्टेशन के आसपास जो शॉप होती है, वहां से निकल के 2-4 आदमी आए, बोले बहन जी बहन जी बहन जी। मैंने कहा क्या बहन जी, दूर हटो। पहले तो तुम्हें आना चाहिए था यहाँ पर, जब इसने मेरे बैग पे हाथ मारा था, तब तुम बैठे हुए वहां से तमाशा देख रहे थे, और जब मैं इसको मारने लगी तो तुम आगे, इसको छोड़ दूंगी तुम्हें मारूंगी, वरना दूर हट लो। और उसको मैंने इतना मारा, उसने कहा बहन जी, मैंने फिर 2-3 दिए, बोला बहन जी क्यों कह रहा है? नहीं, बहन को भी छेड़ता है। अच्छा। फिर उसको और मारा। मैंने कहा आज के मैं बाद समझा इसलिए 2 और मारे कि बहन क्यों कह रहा है? नहीं नहीं तो बहन लग रही हूँ। नहीं, मैं उसने बहन जी कहा ना, इसका मतलब मैंने कहा तू बहन जी, बहन को भी छेड़ता है इसका मतलब। फिर मारा, और इतना मारूंगी, मैंने कहा अब तो तुझे छोड़ भी रही हूँ, खुरच के उठाना पड़ेगा यहाँ से। शायद वो क्या बात है, क्या बात है, कदर बहुत बढ़िया। कदर कदर तो कैसे देखिए, कचली से चिमटे से जिससे भी फावड़े वो से? आते उठाते खुरच के जैसे भी था, बुलडोजर हो क्योंकि गया? देखिए ऐसा है समाज में, अगर सर, मैं लड़कियां तो अगर निकलती मेरे है, को प्रॉब्लम होने वाली है तो मैं पूनम जी को बुलाने वाली हूँ, हर उस जगह पर अच्छा, जहाँ मैं पर एक मेरे को चीज- समस्या एक होने चीज- वाली है। एक चीज मैं आप तीनों से पूछना चाहूंगा कि ये इनसे आप पूछो जी सर। कि उस दिन भी इतनी ही स्मार्ट लग रही थी, या यही चीज ड्रेसअप था, या कुछ और था? नहीं भाई स्मार्ट तो वो पहले से ही है। मंचले ने छेड़ा होगा, वरना कहाँ की हिम्मत की भैया कैसे छेड़ देगा तुम्हें देखिए वो? हमारे बाबा साहब जो थे कोट पैंट में रहते, बिल्कुल मतलब to date, जेंटलमैन, अप टू to डेट date की तरह बनते रहते, जेंटलमैन। ठीक है, हम उन्हीं के बच्चे, जैसे मैंने उनको पढ़ा है तब से तो मैं और ज्यादा अप टू डेट रहने लगी, और जेंटलमैन के बाबा साहब तो जेंटलमैन रहते हैं, हम ब्यूटीफुल बनकर निकलते अरे हैं। क्या बहुत बात है, बढ़िया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाबा साहब की वजह से ही आज हम कोट पैंट टाई, और ये जो इतने सारी हमारी भीम शेरनियां बैठी हैं और इतनी सुंदर लग रही हैं, इन वेशभूषाओं में आपने इनको बहुत कम देखा होगा, ना के बराबर, क्योंकि ये धुआं धक्कड़ में घूमती रहती हैं और बस अपना जो भी पहनने को मिला वो पहन करके और मिशन का काम करती हैं। नीलेश जी, मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि आपको भी मैंने सुना है कि एक प्रिंसिपल ने छेड़ लिया था। एक्चुअली बात ये थी, मैं 9th क्लास में थी, मैंने यूपी से पढ़ाई की है, मतलब मैं यूपी की रहने वाली हूँ, डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद से। तो हमारा जो स्कूल था, मेरा जो कॉलेज था, वो मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर था।
अच्छा वहाँ पर क्या है, उस टाइम मुझे कास्टिज्म के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि कास्टिज्म नाम की भी कोई चीज़ होती है। मुझे तो उस टाइम ये पता था कि सब लोग इक्वल होते हैं, क्योंकि साथ पढ़ते हैं, उठते बैठते हैं, खेलते हैं, खाना खाते हैं। तो मुझे इससे बिल्कुल भी पता नहीं था कि हाँ भाई जातिवाद भी होता है। मुझे 9th क्लास से पता चला कि जातिवाद कैसे होता है। मैं 9th क्लास में थी। 10 बजे लंच जो होता है ना, लंच होता है बच्चों का, ठीक है ना, उसके बाद में घंटा आता है मेरा होम साइंस का। मैं उनका सर का नाम नहीं लूंगी क्योंकि किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो यादव जाति से थे, यादव थे, ठीक है ना। तो सारे बच्चे जैसे फील्ड में पढ़ाते ना सर्दियों के टाइम में, सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती हैं हमारी नवंबर दिसंबर में, तो उन्हें बोला कि ठीक है हम बाहर घंटा देंगे वो मतलब होम साइंस का। तो मैंने कहा ठीक है सर कोई नहीं। तो हम थोड़ा लेट पहुंचे, मतलब क्लास में पानी पी रहे थे। मैं और मेरे साथ 2 मॉमडन लड़कियां और थी, अर्चना और सादा, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, आज भी है मेरी, ठीक है ना। तो मैंने बोला कि सर मैं ब्रेंच ले आती हूँ, सारे बच्चे ब्रेंच पे बैठे हुए थे। तो मैंने कहा सर मैं 1 सेकंड के लिए रुक जाइए, आप बाद में बोलना स्टार्ट करना, मैं ब्रेंच लेके आती हूँ। तो उन्होंने उन बच्चों के सामने मेरे बारे में बोला कि ये जात ऐसी होती है कि इनको सर पे बिठाओ तो तलखटों की तरफ बढ़ती है। अच्छा। उनके कहने का मतलब ये था कि मैं ज़मीन पर बैठूं, ठीक है ना, हम 3 लड़कियां सिर्फ ज़मीन पर बैठें और बाकी सारी लड़कियां ब्रेंचों पर बैठी। आप सोचिए आपको अगर सारे लोग यहाँ पर मतलब अगर आप सोफे पर बैठे हो, मुझे अकेले नीचे बिठाया जाए तो कैसा फील होगा, उसके दिल में क्या आएगा। तो मैं बाद में गई, मैंने पूरा मतलब घंटा अटेंड किया। उन लड़कियों ने, जो लड़कियां जो मेरी फ्रेंड थी मुस्लिम समाज से थी, उन्होंने मुझे बताया कि नीलेश आपके बारे में सर ऐसा बोल रहे थे। मुझे बहुत खुंदक आई, बहुत गुस्सा आया, मैं एकदम एग्रेसिव हो गई बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट डे मैं सीधा गई प्रिंसिपल रूम में और वहाँ पर जो मेरे कॉलेज के जो मैनेजर थे वो भी बैठे हुए थे। मैंने सीधा बोला, मैंने कहा सर आज के बाद मैं होम साइंस का घंटा नहीं लूँगी और इस पर मेरे लिए कोई दबिश या कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, सीधी सी बात है, और सबसे ज़्यादा नंबर लाके दिखाऊंगी। तो चलो मैंने पूरी साल भर घंटा नहीं लिया। उस व्यक्ति ने क्या किया, उसकी कास्ट की, उसकी गांव की लड़की थी, मैं उस लड़की का नाम नहीं लूँगी, वो भी यादव कास्ट की थी, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि उस लड़की को जैसे रिजल्ट आता ना, तो जो बच्चे अपनी प्रिपरेशन, जो अपनी तैयारी करते हैं, उनको पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि भाई मैं फर्स्ट आऊँगा, सेकंड आऊँगा। तो मुझे ये पूरा था, मैंने सारे पेपर अपने किए थे, ठीक है ना, कि भाई मैं फर्स्ट आऊँगी। उन्होंने क्या किया, उस लड़की को फर्स्ट डिवीज़न दे दी। जिस दिन रिजल्ट बांटा गया था उस दिन मैं स्कूल नहीं गई थी, ठीक है। तो नेक्स्ट डे सबने बोला, मैंने पूछा जाके क्लास में कि भाई फर्स्ट कौन आया है, ठीक है ना। तो बोले कि ऐसे ऐसे करके उस लड़की का नाम लिया, वो आई है। मैंने कहा वो कैसे आ सकती है, उसका तो एक्सीडेंट हो गया था, पैर में फ्रैक्चर हो गया था। अब जो लड़की ने पेपर ही नहीं दिए वो फर्स्ट कैसे आ सकती है, ठीक है, नहीं आ सकती। सेकंड मैं थी उस क्लास में, मेरे पास आज भी है मेरी रिजल्ट शीट है, वो आप देख सकते हो कि मैं उसमें सेकंड हूँ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है। मैंने फिर उसको चैलेंज किया, मैंने कहा 9th में तो कर लिया, बोर्ड एग्जाम में तुम 10th में करके दिखाना, और 10th में मैं फर्स्ट आई। अरे वाह ब्रदर, बहुत बढ़िया। ये चीज़ तब से मैंने सीखा। 10th क्लास में आप आए फर्स्ट पे? जी जी, मैं 10th क्लास में फर्स्ट आई और मैंने पूरे गांव को, पूरे टीचरों को, सबको लड्डू बांटे, सबको मिठाई खिलाई और सारे लोगों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया कि हाँ। और मेरे जो यादव सर ही थे, दूसरे वाले जो थे मेरे गांव के पास में रहते, उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया कि नीलेश मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी, और वाकई में तुमने जो बोला, मतलब जो प्रिंसिपल के सामने, प्रिंसिपल रूम में सब टीचरों के सामने, वो तुमने करके दिखाया है, मैं तुम पे बहुत प्राउड करता हूँ। लेकिन बेटा सारे लोग एक जैसे नहीं होते। मैंने कहा सर एक जैसे नहीं होते, लेकिन इस कहावत जो बोली है उन्होंने कि इस जाति को मतलब सर पे बैठाओ तलखटों की तरफ बढ़ती, इसका मीनिंग क्या है, वो मीनिंग मेरे आज तक समझ में नहीं आया। तब से मैंने समझा कि हाँ भाई कितना कास्टिज्म है, कितना जातिवाद है, क्योंकि सिर्फ इस वजह से। और फिर वहाँ पर क्या हुआ कि मेरी डेट ऑफ बर्थ चेंज कर दी गई उसी दौरान। 9th में आप जब आपका मतलब पेपर देते हो ना, तो उसका वो होता है रजिस्ट्रेशन में मेरी डेट ऑफ बर्थ चेंज कर दी गई। रजिस्ट्रेशन में मैंने उसके लिए काफ़ी आवाज़ उठाई, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। 3 साल ज़्यादा बढ़ा दी मेरी डेट ऑफ बर्थ। रजिस्ट्रेशन में छोटा कर दिया, बड़ा कर दिया? बड़ा कर दिया एक ज़्यादा, ताकि मैं जॉब ना कर पाऊँ, मतलब मैं जॉब मतलब गवर्नमेंट जॉब वगैरह ना कर पाऊँ, मैं पीछे रहूँ हर चीज़ में, इस वजह से। आपकी गवर्नमेंट जॉब जो है वो 3 साल पहले छोड़ दे। हाँ हाँ, मतलब इस तरह से। अच्छा तो था यार, कम से कम इतने सालों तक, मतलब कि कम करने की बजाय उसको ज़्यादा बढ़ा दिया। नहीं, लेकिन ये गलत है ना, इसलिए गलत। अगर कोई बच्चा पढ़ने में होशियार है, चाहे वो किसी भी कास्ट से मतलब नहीं होना चाहिए भाई, हम तो बराबर फीस दे रहे हैं, तो हमें इक्वलिटी की बात करनी चाहिए ना भाई। ऐसा तो नहीं है कि वो यादव है या फिर मतलब किसी और जाति से हैं तो वो ज्यादा फीस दे रही हैं, या तुम्हारे घर का है तो तुम ज्यादा कर रहे हो। बाबा साहब ने भी तो अधिकार दिए ना महिलाओं को, उनने किसके साथ में जातिवाद किया, उनने भी तो सबको बराबर अधिकार दिए ना, कि सारे पढ़ो, आगे बढ़ो, हर चीज के राइट्स दिए बाबा साहब ने। बाबा साहब ने एक जाति को नहीं दिया था, हर जाति के लिए और हर वर्ग के लिए किया था। बिल्कुल, सर्व समाज की महिलाओं के लिए बाबा साहब ने किया है।
लेकिन इन लोगों की घटिया सोच का हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, यानी कि आपने इस तरीके से मारा था। मैं तो समझ रहा पेल दिया होगा पकड़ के, दह गुजरण मारे होंगे। आप सुनाओ। सर जैसे ही मेरी शादी हुई 2007 में और 2008 में हमने गाजियाबाद सिविल कोर्ट में बैठना शुरू किया। तो पहले चैम्बर वगैरह कुछ नहीं थी, जो आप गए थे जिस चैम्बर पे, वो जगह भी नहीं थी बैठने के लिए। मैं उसके नीचे रोड पे बैठती थी, वकील साहब भी, दोनों हम टेबल डालकर उस पर बैठते थे। थोड़ा सा जोर से बोलो, आपकी तो आवाज में दम है। बिल्कुल। और फिर हुआ ये कि जैसे ही वो था वहाँ डीएम का आदेश आ कि आप यहाँ से ऑन रोड सब हटेंगे, अतिक्रमण हो रहा है यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि आप सब हटाओ। तो वहाँ नगर निगम की गाड़ी आ गई कि जो भी ऑन रोड बैठे हुए उनके सामान भर के लेके जाओ, किसी का नहीं छोड़ना। तो मैंने क्या करा, अपनी टेबल उठा के और चेयर उठा के बाउंड्री के अंदर एक पेड़ के नीचे बांध दी। तो वहाँ पे एक था, वर्मा था एडवोकेट, उसने कहा हटा इसे, अभी यहाँ नहीं रखोगे इसे। मैं, ऐसा है वकील साहब, ऐसा है कि मैं कल हटा लूँगी, आज थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कल हटा लूँगी, कल आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसने मुझसे ये कहा, अगर किसी और की चैम्बर पे रख दिया होता ना ये टेबल या चेयर, तो अब तक मुंह पे थप्पड़ पड़ गया होता। और मिलेंद्र जी, ये मेरी सबसे बड़ी कमजोरी समझा है कुछ भी, कि मुझे किसी ने ये कह दिया ना कि थप्पड़ पड़ गया होता, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती, मैं सीधा पहले मार देती हूँ। वेरी गुड। सीधी बात है मेरी। उसके बाद बात करते हो आप? बिल्कुल। तो मैंने कहा मैं, अच्छा मारते कैसे हुई? कोनियों से? बिल्कुल कोनियों से दबा के बिल्कुल मारते बिल्कुल। हैं। अब थोड़ा सा वो चेंज हो गया। अच्छा, अब हाँ। कोनी से हाथ ऊपर आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल। अब हुआ ये कि मैंने, वकील साहब कहने लगे कि इसका क्या कर सकते, कुछ भी नहीं। मैं, ऐसा आप कुछ नहीं करोगे, ये लड़ाई मेरी है, इसने मुझसे कहा है, अगर आज आप होड़ लोगे मेरा पक्ष लोगे तो कल मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगी, मुझे आदत पड़ जाएगी हमेशा आपकी, आप साइड में रहोगे, ये लड़ाई मेरी है, मैं इसे अपने आप तमीज़ सिखाऊंगी। मैंने एसएसपी के यहाँ पे उसकी रिपोर्ट करी, डीएम के यहाँ की, और बार में मैंने उसे एप्लीकेशन लिख के दी उसके खिलाफ़ कि जी इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है। अब वो बार वाले जो थे, वो जो सचिव थे, वो गुजर जाति से थे, अब वो फिरकी लेने के चक्कर में थे मेरी। अब उन्होंने कहा कि मैं, जब मेरी एप्लीकेशन पे एक्शन नहीं हुआ, उन्होंने कहा मैडम जी कौन सा वकील है, हम 3-4 बार दे के आए, मुझे तो मिला नहीं वो, और अगर ऐसी आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उसकी ईंट मारना, गाली देके उन्होंने बोला। अच्छा। उसके ईंट मारना, जब सीट फूट जाएगा अपने आप आ जाएगा, पता पड़ जाएगा कि कौन सा था जिसने बदतमीजी करी। यानी वो आ नहीं रहा था वो? हाँ, वो नहीं पहुंच रहा था, वो बार बार शिकायत पे पहुंच नहीं रहा। जी जी। मैं, सर आपने गलत कमेंट कर दिया और गलत इंसान से कर दिया, सोच लेना आप कि यार मैडम जी जो करना कर लेना, जाओ। मिलेंद्र जी, मेरी 2-3 गालियां हैं, बहुत मतलब अजीब सी, फेमस थी। अब मैं ठीक है, मैं उस देना जरा 2-4 गाली देखे तो सही, अगर ज्यादा खराब होगी तो टू कर देंगे हम, कोई बात नहीं। सिर्फ मेरी वो ज़्यादा फेवरेट सी गाली है। हाँ, तो मैंने उसे सीधे आई, मैंने डायरेक्ट बोला, मैं अब रुक, अब तुझे तमीज़ सिखाती हूँ, गाली देके बोली मैं। गाली तो हाँ, अब दो ना? मैंने उसे सीधे कहा, मैं उल्लू के पट्टे रुक, अब तुझे बताती हूँ मैं। ये कोई बड़ी गाली है? नहीं, मैं देखिए, नहीं देखिए, दरअसल बात ही गाली है, दरअसल वो नहीं बता सकते, है ना। नहीं, मैं यही बोलती हूँ सीधे, गाली बस यही है, उल्लू के पट्टे रुक, अब तुझे तमीज़ सिखाऊंगी बढ़िया वाली। भड़वे नहीं ना, ये शब्द ना, ये बिल्कुल नहीं। मैडम, अगर किसी रेपुटेड आदमी को और किसी एक संस्था का कोई मेंबर हो, उसको अगर आपने उल्लू के पट्टे भी कह दिए तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, नहीं, मैंने उससे सीधे कहा, और वो बाउंड्री के इस साइड में था और मैं बाउंड्री के इस साइड में थी। मैंने सिर्फ उसे उंगली से यही कहा, बच गया वो बाउंड्री की नहीं वजह नहीं से? बचा नहीं। अच्छा। मैं उल्लू के पट्टे रुक, और मेरी चेयर यहीं स्लैप रहेगी, नहीं पहुंचा तेरे होगा में आपको? हिम्मत है तो खोल के दिखा। कहने लगा अच्छा अभी बताता हूँ। मैं दूर से भाग के आई और मैंने भाग के सीधे बाउंड्री पार करी। क्या बात है। अब बाउंड्री पार करने के बाद उसने देखा कि बहुत मतलब गुस्से में, अब तेरा भुर्ता बनने वाला है, और वो भागने लगा। और उसके एक भाई और था सीनियर एडवोकेट, जिसकी बार में बहुत अच्छी चलती थी। एक उसका और भाई था, वो मुंशी था। मतलब 3 भाई एक साथ एक ही उसमें थे वो। अब जैसे ही जी की दबंगई नजर आ रही है सर। उसमें जब वो भागा, मैंने ईंट उठाई, उसके बहुत तेज मारी। बाप रे, बच के रहना बढ़िया। पड़ेगा। उस सिर में उसकी नहीं लगी, लेकिन उसकी यहाँ रपस के लगी। ना, बढ़िया, बहुत तेज लगी।
और वो भाग एकदम से, मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो जब आप नई जगह बैठते हो ना मिलेंद्र जी, तो आपको जो ना हर कोई अगर कुत्ता भी जा रहा होगा ना तो वो कहेगा हटे यहाँ से, मेरी जगह है। तो मुझे जब भी कोई आता था ना, कोई भी वकील आता था, एडवोकेट आता था, वही मैडम जी आपने यहाँ टेबल किससे पूछ के डाली? मैं सर मेरा काम है, तो मैं कहीं जगह नहीं मिलेगी तो मैंने तो डाली है। आप जानते हो मुझे कौन है? मैं नहीं जी, क्योंकि थोड़ा सा नई बैठी हुई थी कि मैं बार का अध्यक्ष हूँ। जो भी आता था वो यही बोलता था कि मैं बार का अध्यक्ष हूँ। अब जब मुझे गुस्सा आ रहा था उस टाइम, जब मैंने उसे पीटा था, अब वो फाइल दबाया उसने और वो भाग लिया बार की तरफ। मैं रुक, तुझे भागने तो मैं भी नहीं दूंगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जहां हम बैठते हैं ना मिलेंद्र जी, उस सीट से इधर को आप गेट की साइड में चलोगे, सारे अपनी कास्ट के बैठे हुए हैं, लेकिन किसी की ये हिम्मत नहीं हुई कि कोई या तो मुझे आकर रोके या कोई मेरे पक्ष में आकर कहे कि आपने ऐसा गलत काम किया क्यों। अब वो वकील साहब से कह रहे हैं, वकील साहब रोको मैडम को, नहीं तो आज इसका मैटर करेगी बढ़िया वाला। मैं छोड़ूंगी तो मैं भी नहीं। एक थप्पड़ इधर से दिया तो दूसरा आ गया, वो दूसरा उसमें लगा तो वो भी भागा चला गया। अब वो अपनी फाइल फेंके, उधर से वो अपनी फाइल फेंके, और वो भागता गया तो बार में गया। और बार में मैं बताऊं, आज भी हमारे गाजियाबाद के जो अध्यक्ष उस टाइम के थे, आप पूछ लेना, दबंग किस्म के आदमी हैं, था बार का अध्यक्ष। उसके पैरों में जाके घुसा और उसने कहा कि मुझे लक्ष्मीबाई से बचाओ। अरे वाह, सीधी बात, बहुत बढ़िया, लक्ष्मीबाई। और उसने फिर उसके एक चांटा भी मारा था मेरे सामने। और मैं ये बता रही हूँ कि मिलेंद्र जी, जिस जगह मैं अपनी चेयर बांध रही थी पेड़ के नीचे से, उसने अपना चैम्बर बेचा। तो वो जो आपको जगह, जो अभी आप जो बता रहे थे कि नई जगह पहुंच जाए तो कुत्ता भी हटाने की कोशिश करता है, तो वो जगह आपके पास अब है? आप उस कोर्ट में अभी भी बैठते हैं? चैम्बर है? अब तो 2 चैम्बर है। अरे वाह, ये हुई बात। जो हटाना चाह रहा था कम से कम चैम्बर तो है। मैं इसी बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो किस्से हैं आपके, इस किस्से में कुछ बैग हटाए गए, कुछ कॉपियाँ हटाई गई, कुछ बेंचें नहीं आई। जब इन लोगों को, बहुजन समाज की महिलाओं को, गर्ल्स को इतनी सुविधाएं मिलती पूर्ण तरीके से, तो शायद आज शशि बालाजी जो हैं वो एडवोकेट शशि बालाजी हैं, और अगर और पढ़ने को अच्छी तरीके से मिलता तो शायद हो सकता है डॉक्टर या साइंटिस्ट वगैरह होती। और आपके लिए, इस बात के लिए हैट्स ऑफ है कि आप इतनी गलत परिस्थितियों में भी, यानी कि आपके साथ इतने गलत भेदभाव किए जाते थे, उस पर भी आपने ग्रेजुएशन भी की हुई है, लॉ भी की हुई है, और भी आगे बढ़ रहे हैं आप लोग। तो इसके लिए मैं तो आप सभी को ये कहना चाहूँगा कि अगर दिल में चाह है तो आप किसी भी रास्ते को 1 मिनट में पार कर सकते हैं, और दिल में चाह नहीं है तो मोटरसाइकिल क्या, BMW में भी अगर आप बैठेंगे तब भी उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाएंगे। जी, आपके साथ भी ऐसा बहुत होता है? मेरे साथ तो जब मैं गांव में पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं शुरू से ही हेल्दी थी, लाइव भी बहुत आ जाते हो, बिना थप्पड़ के ही आदमी का भूत। मैं अपने गांव की बात बता रही हूँ फिर से। मैं 9th-10th क्लास की बात कर रही हूँ। मैं शुरू से हेल्दी रही हूँ, गोलू मोलू सी, मतलब काफ़ी मोटी थी। तो साइकिल से जब जाते थे ना, तो हमारे यहाँ पर क्या है, OBC लोग रहते हैं, शायद गंगवार लोग OBC में आते हैं। तो अक्सर के वो लोग, जब भी हम साइकिल से जाते थे तो पता क्या बोलते थे, बूढ़ी हो गई हैं और अब पढ़ने जा रही हैं, इनका इतना वजन हो गया, मतलब गलत तरह से उसको पेश करना, गलत तरह से, ठीक है ना, ये सब करने की क्या ज़रूरत है, हीरोइन बनना है, क्या बनना है, इस तरह से आर्ग्यूमेंट बहुत होते थे। और अभी भी जब मैं लाइव आती हूँ, मैं किसी भी चीज़ को लेकर, मैं पहली बात तो किसी गलत टॉपिक पर कभी बात नहीं करती, मैं तथ्यों पर बात करती हूँ, लेकिन उसका जवाब देने की बजाय लोग मुझे गालियाँ देते हैं। तो तुम्हारी गालियाँ मेरे चिपट नहीं रही हैं, ना मुझे उससे कोई फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जब माँ सावित्री बाई अपने घर से निकली थी हम लोग को पढ़ाने के लिए, जिन्होंने सबसे पहला महिला स्कूल खोला था हमारे लोगों के लिए, तो उन पर तो कीचड़ गारा फेंका जाता था। अब उनकी जीवनी पढ़िए, उनका संघर्ष पढ़िए, फिर आपको पता चलेगा। हमें तो कुछ भी नहीं है। बहन मायावती को लोग कितना अपशब्द बोलते हैं, कितना गाली गलौज करते हैं, कितना अपमानित करते हैं, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है? अगर वो संघर्ष उस चीज़ से, गालियों से डर जाती, तो क्या आज वो आयरन लेडी बनी बैठी होती? यूपी की 4 बार CM रह चुकी हैं। तो सीखने वाली बात है। अगर आप अच्छा काम करोगे तो लोग आपकी टांग खींचेंगे, तो आप पीछे मत देखो। जो घोड़ा होता है ना, तो घोड़े के साइड में वो लगे होते हैं, उसका मुझे नाम नहीं पता, ऐसे। तो आप अपने लाइफ का जो गोल है आपका, जो आप अचीव करना चाहते हो, हमेशा उस गोल की तरफ नजर रखो, ना कि दाएं बाएं। लोग क्या कह रहे हैं, क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जब आपका बुरा वक्त आता है ना, तो आपके पास कोई, अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हो, अपने महापुरुषों को पढ़ो,
अगर बाबा साहब गालियों से, लाठी डंडों से, इन सब चीज़ों से डर जाते तो क्या वो संविधान लिख पाते? क्या वो हमें इस जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, इन लोगों से निजात दिला पाते? नहीं दिला पाते। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें पढ़ने की और सीखने की बहुत ज़रूरत है मेरे समाज को। मैं चाहती हूँ अगर मैं खड़ी हूँ तो मुझे देखकर शायद कुछ लोग जो चाहते हैं, बोलते भी हैं कि भाई मेरी बेटी जो हो वो पूनम जैसी हो, नीलेश जैसी हो, रजनी जैसी हो, शशि बाला जैसी हो। सब लोग ये मैंने खुद कमेंट पढ़े हैं और लोग अप्रिशिएट करते हैं उस बात को। बेशक वो अपनी घर की बेटी को ना निकाल रहे हों, वो बात अलग है, लेकिन फिर भी सीख तो मिलती है ना लोगों को। सीख मिलती है। है सर, मैं भी कुछ कहना चाहूँगी। अब जैसे तीनों बहनों ने बात कही है और मेरी भी बातें कुछ कुछ मिलती जुलती सी लग रही है। जैसे बचपन की इनकी बातों को सुन के मेरे को भी अपना एक किस्सा याद बचपन की बात 55 में होगी, पर अभी तो 55 का कोई भी नहीं है, अभी कोई 55 का नहीं है। बोलो बोलो बोलो। अभी सर 19 के हो गए। 19 कुछ ज्यादा हो जाएगा, कुछ ज्यादा हो जाएगा। देखिए जो काम 19 में होने चाहिए वो अब हो रहे हैं। 29 में, उस टाइम पर हम 29 में सन 2019 की बात कर रहे हो, उम्र 19 बता रहे हो आप? नहीं, हमने जो किस्सा बताया ना वो मंदिर वाला, वो सन 2019 की बात है। आप बताइए अपना किस्सा बताइए आपका क्या। मैं ये बता रही थी, जैसे अभी तीनों बहनों ने अपनी अपनी वो बात बताई कि अपने जो स्टडी के टाइम पे इनके साथ कैसे कैसे इन लोगों ने स्ट्रगल का। तो ऐसी स्टडी के टाइम पे मेरे पास साथ भी ऐसा ही हुआ था एक वाकया। एक्चुअली आप सभी लोग जानते होंगे कि स्कूलों में SUPW कैंप लगता था। याद है ना? तो उस SUPW कैंप वो करीब 5 दिन का होता था। अब 5 दिन में क्या कि शुरुआती दौर में तो वो क्या करते थे, स्कूल की सफाई करो, हम सफाई में लग जाते थे। नीचे वो गोबर से उसको लीपा पोती करने का काम वो भी किया हम लोगों ने। अब लास्ट वाला दिन जो आता है, एक दिन आता था अपना जो परफॉर्मेंस जो आपने काम किया उसको हम दिखाते थे कि सर ये किया, और कुछ चार्ट वार्ट होते तो दिखा देते उनको। तो जब लास्ट वाला दिन आता वो आता खाने का, जिस दिन हम लोगों को भोजन बनाने होते हैं हर ग्रुप को, और अपना भोजन बना करके पेश करना होता है प्रिंसिपल के सामने। हाँ, तो उनको बताना होता है कि आपके कितने नंबर आए, आपका खाना अच्छा बनाया नहीं बनाया। हाँ, होम साइंस का। तो लास्ट वाले दिन क्या हुआ, हमारे जो फादर हैं वो एक्चुअली उन्होंने भी महापुरुषों को पढ़ाया, मान्यवर साहब को खूब अच्छे से पढ़ाया। उन्हें पता था कि तुम्हारे साथ यहाँ गड़बड़ होगी, जब खाने बनाने का टाइम आएगा तो तुम लोगों के साथ वहाँ पर भेदभाव होने की संभावना है। पर लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ बेटा, अगर आप लोगों को अगर वो काम करने से रोकें और आपको मतलब खाना बनाने से रोकें, तो आप सीधी प्रिंसिपल के पास जाना सारे जने और उनको बोलना सर कि हमें ये खाना बनाने नहीं दे रहे। तो वहाँ पर क्या है कि वही जाति भेदभाव, जैसा भी नीलेश जी ने बताया, तो वो जाति भेदभाव हमें उस दिन से हमें महसूस हुआ, उससे पहले हमें बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वो पहली घटना थी और हमारे फादर जो है उन्होंने हमें बता दिया था कि ये सब होने वाला है। तो हम पूरी तरह से प्रिपेयर थे इस चीज़ के लिए। मैंने कहा अगर ऐसा हुआ ना, इनको सही से पेलेंगे, क्योंकि हमें लगा हमारा बैग एकदम मजबूत था, तो हम बड़े खुश थे। अगर ऐसा हुआ ना तो हम लोग 4-5 बहन भाई थे चाचा ताऊ के, तो सारे हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे। मेरे को भी एक किस्सा नहीं सर, मैं अभी एक को कंप्लीट करती हूँ, मैं आपको बताऊँ। हाँ बिल्कुल याद आ रहा है। तो सर वो लास्ट वाला दिन जैसे मैंने बताया, आप सभी लोग जानते हो कि उस दिन खाना बनाने का वो होता है कंपटीशन, तो वो हमने किया। और जब खाना बनाने की हमारी बारी आई तो मैंने अपनी एक मेरी सहेली थी, वो लेकिन ठाकुर जाति से थी, मैंने उसको बोला, मैंने कि यार तू ये आटा गूंद रही है, आटा मैं गूंद देती हूँ, तू और कोई काम कर ले। तो कहने लगी नहीं नहीं रजनी, तू ये रहने दे, मैं कर लेती हूँ। तो ऐसा कर, पानी जो बाहर छिड़कना ना, पानी छिड़क दे बाहर। मैंने कि ऐसा है, सुन पानी छिड़केगी तू, 2 दिन से मैं पानी छिड़क रही हूँ, मैं क्या छिड़कूँ, मैं आटा गूंदूंगी और तू चुपचाप जाके बाहर पानी छिड़क। उसने मुझे नहीं गूंदने दिया आटा, उसको उसे पता था ये लोग हाथ लगाएंगे तो अछूत हो जाएंगे, हम लोग कैसे खा पाएंगे इस खाने में से। हाँ, तो मतलब हमें उस काम पे लगा के रखते थे जिससे उनको कोई टच करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, उस काम पर लगा कर रखते थे। पर लेकिन हम तो माइंड सेटअप करके गए। मैंने कहा हम फिर सीधे वहाँ से प्रिंसिपल के पास चले गए। हमने कहा सर ऐसे ऐसे मामला है, अब देखिए सर हमें ये काम नहीं करने दे रही, खाना बनाने में हमारी भागीदारी नहीं रहने दे रही। तो कहने लगे कौन है कि ये हैं, बुला के लाओ। तो उन्हें बुलाया, उनको भेजा। कह रहे आप, फिर प्रिंसिपल भी बड़ा वो सवर्ण समाज से था वो भी, अब वो भी बड़ा शाना, उसने क्या करा, एक एक करके हमको दोनों को एक साथ बैठा करके बात नहीं पूछी, एक एक करके पूछे। हाँ, कि तुम्हारी क्या समस्या, तुम्हारी क्या समस्या है। तो उसने बता दिया। तो फिर हमको समझाने लगे कि ऐसा करो बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, ये कर लेने दो इसको काम, तुम क्यों परेशान होती हो।
मैंने कहा सर ऐसा है, परेशान तो हम 2-3 दिन पहले से बहुत हो रहे थे, तब तो आपको याद नहीं आई हमारी परेशानी की कि बच्चों तुम दे धनाधन बाहर से पानी लेकर, और पानी भी हमसे तालाब से मंगवाया जाता था, वो डंडे में लटका करके बाल्टियाँ 2-3 और 2-3 हम ही लोग थे जो जैसे रहटे में होती हाँ, वो ऐसे लेके हम आ रहे थे। तो कम से कम 10 चक्कर लगवाते थे वो, हमारे हाथ पैर फूल जाते थे। हमें लगा कि सब कुछ बराबर चलेगा, बराबर चलेगा। वो जो हाथ पैर फूले वो वही डोले शोले बने हुए हैं ये, शायद उसी की बदौलत हुए होंगे ऐसा लग रहा है। तो सर उस दिन क्या है कि फिर हमने कंप्लेंट कर दी, हमने अपने पिताजी के पास चले गए। तो हमने बोला मैं कि ऐसे हम एक्चुअली मैं अपने पिताजी को चाचा बोलती हूँ। तो मैंने बोला मैं कि चाचा ये ऐसे बात है, आपने जो कहा था सुबह वही हो रहा है सेम टू सेम, क्या करें। और हमारे पिताजी ने क्या है कि एप्लीकेशन लिख के रखी हुई थी, मतलब छुआछूत का वो हो रहा है इस स्कूल में, भेदभाव हो रहा है बच्चों के साथ। तो उनका ये इस पर साइन करो तुम सारे बच्चे, और इसको उसमें दे आओ, क्या मैं चौकी पे दे आओ, पुलिस चौकी पे। तो हमने पुलिस चौकी पे दे दिया। वहाँ से तुरंत पुलिस वहाँ पहुँची, वहाँ उस पुलिस ने फिर वो और आगे पहुँचा दी कि ऐसा मामला, मतलब गंभीर मामला बनता जा रहा। तो हमने क्या है कि हाई अलर्ट कर दिया था। करीब 15 बच्चे थे हम, 10-15 बच्चे तो पूरे, जिसके साथ नहीं हो रहा था वो भी हमारे साथ आ गए थे कि भाई जब एक के साथ हो रहा था समझो हमारे साथ भी होगा आगे चल के। तो वो सब लोग हमारे साथ खड़े हो गए थे। तो प्रिंसिपल का के मतलब खूब गिड़गिड़ाने लगे, हमारे माता पिताओं को भी बुला लिया। उन्होंने कहा भाई आप अपने बच्चों को समझाओ, ये सब माहौल ख़राब होगा, स्कूल की इनकी बच्चों की पढ़ाइयाँ ख़राब होंगी, हो सकता है या ये 10th क्लास में बोर्ड की। जातिवाद वहाँ से खत्म हुआ या नहीं हुआ आपके? खत्म नहीं हुआ। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मतलब बाबा साहब का दिया हुआ जो अधिकार है, उस अधिकार में कितनी ताकत थी, उस चीज़ को मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रही हूँ। उस टाइम पर हमें वाकई में एहसास नहीं था, लेकिन फादर ने जिस तरीके से हमें रास्ता दिखाया, उस टाइम पर पुलिस आई और पुलिस को हमने सारी बातें बताई। तो वो प्रिंसिपल भी हमको कह रहा है ये तो आस्तीन के सांप हैं, हम लोगों के लिए वर्डिंग यूज की थी उसने, ये लोग तो आस्तीन के सांप हैं। मैंने कहा हम आस्तीन के सांप हैं, तो मैंने कहा तुम कौन हो, तुम अजगर हो, इसका मतलब हमें डसने के लिए बैठे हुए। तो फिर पुलिस वाले आए, तो फिर उन्होंने FIR जो हमारे लिखवाई थी वो FIR दर्ज भी हुई, और उस प्रिंसिपल का मतलब ट्रांसफ़र हुआ वहाँ से। बहुत बढ़िया। और उस प्रिंसिपल का ट्रांसफ़र करके फिर उनको सबक सिखाया। जो नया प्रिंसिपल आया तो उसने कहा कि ये इस बातें बिल्कुल नहीं निकल के आनी चाहिए, इससे क्या है कि हमारे स्कूल का भी नाम खराब होता है, हम लोगों की भी परेशानियाँ आ जाती हैं। तो उसके बाद से सर मतलब कोई भेदभाव नहीं, सब डंके की चोट पे। अब सब लोग डरने भी लगे थे, कह रहे भैया इनसे बच के रहो, ये तो तुरंत। आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का ही एक मंत्र समझ लीजिए, या एक जादू की छड़ी समझ लीजिए, जो उन्होंने घुमाई और हर जाति बिरादरी के सभी लोगों के, हर वर्ग के लोगों को एक ऐसा उन्होंने मूल मंत्र दिया कि आप अपना अधिकार, अगर आपको नहीं मिलता है तो आप अपना अधिकार छीन सकते हैं। और रजनी बौद्ध जी ने वही काम किया कि जहां अधिकार नहीं मिल रहा था आटा गूंदने का, और वो जातिवाद पे कर रहे थे, तो बाबा साहब का अधिकार जो है, जो मूल मंत्र था कि अधिकार हमें नहीं मिले तो छीन लेना चाहिए, वही इन्होंने छीना। उसके नीलेश जी वो चूहे को चूमने का क्या वो था, चूहा चूमो ये क्या था, ये चूहे को चूहा भी चूमते हैं क्या? हाँ, पता नहीं क्या था इनका। एक्चुअली ये मैं एज नहीं बताऊंगी, ठीक है ना, किस टाइम की वो बात थी, लेकिन मैं आज भी सोचती तो मुझे हंसी आती है। एक्चुअली बताओ ना यार, पता तो चले। नहीं, मैं छोटी थी, ठीक है। एक्चुअली मेरे भाई की शादी हुई थी, छोटे भाई की शादी हुई थी, और उसकी साली आई हुई थी मेरे घर पे। तो मुझे तो साइकिल चलाना आता था शुरू से ही, मतलब बहुत ज़्यादा नीचे का शौक। मेरे पास 3 रेंजर साइकिल थी उस टाइम, गांव में थी, बहुत शौकीन हूँ, बहुत मतलब डेली चलाती थी। तो वो कहती थी मुझे साइकिल सिखा दो, तो मैंने कहा ठीक है। तो हम अपने घर से निकले, मेरा घर जो है गाँव के लास्ट में है, तो उधर से 2 लड़के आते थे। तो उनकी नज़र, एक सांवला था एक गोरा था, तो मैं सांवली थी, वो गोरी थी जो भाई की साली थी। मेरे भाई की सारी डेथ हो चुकी है, मतलब है नहीं इस दुनिया में। तो उस टाइम पर क्या था, तो उन लड़कों ने मुझे नहीं, उस लड़की को, क्योंकि वो शहर की थी, हम गांव के थे, मैं गांव में रही थी उस टाइम, तो मैं गांव की थी, मैं सूट सलवार पहनती, फ्रॉक पहनती, तो वो अच्छी लगती थी, क्यूट लगती थी। तो उस लड़की को लेटर दिया साइकिल सीखते सीखते, उसने बोला कि मैं तुम्हें साइकिल सिखा दूंगा इतने टाइम में। मैंने कहा भैया आप सिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको लेटर दिया, लेटर में इसमें आई लव यू शैला भी इस तरह से कुछ लिखा हुआ था, लव लेटर दिया, तो उसमें लिखा हुआ था। तो मैंने कहा चलो, तो वो कैरी करी कि हम उनको ऐसा क्या गिफ्ट दे, है ना, जो वो याद रखें।
तो मैं उस दिन सोफे की सफाई कर रही थी, सारे तकिए हटा हटा के घर में, तो उसमें चूहा था मरा हुआ, वो चिपक गया था ऐसे करके, बिल्कुल ऐसे सूख गया था। और सूख गया था, बिल्कुल ड्राई था। मैंने उठाया, मैंने कहा यार इससे बेटर गिफ्ट हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। मैंने कहा तुम चाहती हो ना कि तुम्हें याद रखें, तुम्हारे मतलब यहाँ से चली जाओगी जब हमारे घर से तो उन लोग को तुम्हारी याद आए। तो उसने बोला हाँ। तो मैंने कहा ठीक है। मैं उसको खूब पैक किया, कलर पेपर लाई, उनसे खूब पैक किया, पन्नी पे पन्नी लगा के सारा पैक करके मैंने कहा अब उसको ये बोलना है, उस लड़के को जा करके ये बोलना। मैं दूर खड़ी हो गई, मैंने कहा तुम्हें देना है तुम जाओ, ठीक है। तो उसने बोला नहीं मेरी हिम्मत नहीं हो रही। मैंने कहा दे तो मैं दूंगी लेकिन नाम तेरा लूंगी मैं, कि उसने दिया है, सीधी सी बात है, मेरा रोल नहीं आना चाहिए, मेरे पापा मुझे बहुत मारेंगे, मैं इन चीज़ों से बहुत दूर। तो उसने बोला ठीक है। मैं गई, मैंने बोला भैया वो ये लेटर ना उसने दिया है आपके लिए, ठीक है ना, इसमें ऐसा गिफ्ट है, आप पहले 10 बार चूमोगे हमारे सामने कम से कम, तो कल मैं 100 बार चूम लूँगा। मैंने कहा फिर तो और अच्छी बात है, हम दूर से देखें ठीक है ना। उसके बाद में से हमारे सामने ही खोलना है, ये नहीं कि घर पे जाके खोलो, इसको यहीं खोलना है, तब तो मैं दूंगी, नहीं तो नहीं दूंगी गिफ्ट। तो उसने बोला ठीक है। वो तो खुश हो गया होगा, वो यार, इतना ये खुश तो- हो रहा था, बहुत ज़्यादा तो खुश हो रहा था। उसने बोला थैंक यू सिस्टर, ये बोला चलो मैं ठीक है। मतलब सिस्टर क्यों बोला उसने? नहीं, लाइन वो दूसरे पे लाइन मार रहा था वो। नहीं वो कह भी नहीं है, देखो मेरा नहीं था, अच्छा तुम्हारे वाला था वहां पर भी। वो डरपोक था, फुद्दू था थोड़ा सा, ठीक है, मतलब ऐसे ही था। अच्छा फ्रेंड था, मतलब वैसे नहीं था, ठीक है ना, कि मैंने कभी ये सब चीजें करने की नहीं सोची, इन सब में नहीं था। ऐसे वैसे का ना मेरे को बड़ी कंफ्यूजन भी क्या हो रही है। फिर आगे ऐसा नहीं था वैसा था, मतलब अच्छा, कि तो फिर क्या नॉर्मल, हुआ मतलब उसका कि ये अट्रैक्शन था सिर्फ बचपन में कि हाँ देख रहे हैं बस, इससे ज्यादा नहीं कि बात करने की कोशिश किया, मिलने की, ये सब चीजें नहीं की मैंने। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने उसको दिया, मैंने कहा ठीक है अभी, अब जब हम यहाँ से 20 कदम दूर पहुंच जाएंगे तब हमारे सामने हमें दिखा के, वो ऐसे कर रहा तो 100 बार चूमा है 10 बार? मेरी उसने बहुत बार चूमा है, तो उसने मतलब बोला कि अब मतलब खोलूं इसको, खोलूं। मैंने कहा हाँ ठीक है अब खोलो ठीक है। उसने जो खोल के कह रहा है कितना अंदर है ये, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी पैकिंग की हुई थी, मतलब डब्बे में डब्बा, फिर उसमें उसमें वैसे करके बहुत अच्छी पैकिंग की थी उस टाइम में। इतना छोटा सा था, जब उसने खोला उसने कहा हम जो कैसे चला के खूब भाग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी तुमने चूहा चुमा दिया बिल्कुल। वो भी मरा वो इंसिडेंट बताओ उसको, में लाइफ टाइम नहीं भूल जीते सकती। तो उसको इतना प्यार नहीं मिला होगा, पर आपकी वजह से उसको मरने के बाद, सूखने के बाद, पापड़ बनने के बाद प्यार भी मिला। उसे प्यार मिला। ये तो मतलब बहुत उसे अच्छा। चूमा गया, सोचिए आप। अच्छा मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि आपने मिशन में बहुत सारे काम किए हैं, आप सभी ने काम किए हैं, और आपने कोई ऐसी जगह जाम की थी जो भारत की सबसे फेमस जगह है? हाँ, 2 अप्रैल को कनाट प्लेस जाम किया था, वो मोमेंट मैं कभी नहीं भूलूंगी। तब भी मैं खड़ी थी मिशन के लिए, और आज भी खड़ी हूँ, और आगे भी हमेशा खड़ी रहूंगी। बहुत बढ़िया। ये निडर हो आप लोग इसीलिए, और भीम शेरनी और बाबा साहब को जानते हो, उनको समझते हो, मानते हो, तभी शायद आप इतने आगे तक भी पहुंच देखिए रहे हैं। बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए हैं, किसके लिए? हमारे लिए, ताकि हम पढ़ सके, आगे बढ़ सके, हम फाइट कर सके। तो हमारा भी ये दायित्व बनता है कि ज्यादा नहीं कर सकते, 1% तो कर सकते हो ना आप, 100 नहीं कर सकते, 1% तो अपना योगदान दे सकते हो ना समाज के लिए। और मैं पूरे समाज की लड़कियों से बात करना चाहती हूँ कि बहन बेटियां जो भी हैं, कि आप घर से बाहर निकलो, फाइट करो। एक इंसान ने आपके लिए अपने 4 बच्चे कुर्बान किए हैं, आपको सीख लेनी चाहिए बहुत बड़ी। अगर बाबा साहब ना होते तुम आज चूल्हे चौके में ही झुकी हुई होती। तुम जो डीएम, कलेक्टर, इंजीनियर और जो डॉक्टर बन रही हो ना, वो बाबा साहब की बदौलत बन रही हो। ये बात तो बिल्कुल सही है। और इसमें एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो हमें खाने पीने को, ओढ़ने पहनने को, चलने बिल्कुल, फिरने बिल्कुल, का जो बिल्कुल। अधिकार है, वो सारा है, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की बदौलत है। वरना 70 साल पहले से कोई भी ऐसे अधिकार महिलाओं को तो खासकर नहीं थे, पुरुष की तो बात ही कपड़े छोड़ो, पहनने महिलाओं का को भी अधिकार नहीं था, कपड़े सर ढकने का बिल्कुल, अधिकार बिल्कुल नहीं था, अपनी चैन मर्जी की से और तलाक आधी लेने का, चीज़ अपनी मर्जी से कपड़ा शादी ही एक करने का महिला अधिकार पहन नहीं लेती था, थी, बस मिलिंद उसके जी, नौकरी नहीं। करने का, मेरे पढ़ने तो का है। मैं अधिकार एक नहीं चीज था। और पूछना चाहूंगा, आप में से नॉनवेज कौन कौन खाता है? सारे सारे खाते हो? फेवरेट है नहीं बहुत। देखिए और पहले और मैं बता नॉन देना वेज चाहती के हूँ, शशि वाला जी नहीं खाती थी। नॉन वेज के चक्कर में अगर आपको बुलाया जाए तो आप आ जाओगे कि नॉन वेज खिलाऊंगा, आ जाओ? बिल्कुल मैं तो आ जाऊंगी। नहीं ऐसा मतलब इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं मैं आ जाऊंगी। वक्त होगा पसंद है। देखिए मैं आपको एक किस्सा बता देती हूँ नॉनवेज पे। अभी मार्च में हम लोगों को तुम लोग महिलाओं नॉन वेज खाना वर्जित नहीं है? किसने कहा? मैंने तो बहुत सारी महिलाओं को सुना है और देखा है कि नॉन वेज ही
ठीक। देखिए नॉनवेज एक ताकत की चीज है, अगर हम उसको नहीं खाएंगे हमारे वो तो शरीर में वैसे तो भी energy आपको नहीं खाओगे होगी। और आपको देखिए, प्रॉपर हम जो प्रोटीन काम चाहिए करते तो हैं, नॉन वेज उसमें- सबसे बेटर होता है। देखिए, सब्जी भी तो उसमें खाते हैं ना। शरीर में एनर्जी भी चाहिए और ताकत भी चाहिए, क्योंकि हमें लड़ना भी पड़ जाता है, पीटना भी पड़ जाता है, तो शरीर में ताकत रहेगी तो हम पीट जाएंगे। तो वो तो काजू बादाम खा लो, क्या हो गया? नहीं देखिए, काजू बादाम से मैं उस पर बिलीव नहीं करती हूँ, मैं जो बस मेरा किचन बाज होना चाहिए। बिल्कुल विपरीत दिशा में अगर हम जाएंगे तो ऐसा ही होगा। और आज बहुत सारी बातें हुई और बहुत सारी चुलबुली बातें भी हुई, कुछ खट्टी मीठी बातें हुई, कुछ मिशन की भी बातें हैं, और मिशन की बातें करेंगे और लोगों से भी करेंगे, और इन लोगों को फिर से दोबारा बुलाएंगे। और हम आज आपको ये भी बताना चाहते हैं कि द मिलेंद्र गौतम शो वॉइस ऑफ लाइफ आवाज जिंदगी की जो है, उसमें हम आप लोगों की आवाज को इस शो में दिखाना चाहेंगे। और इस चैनल को आप जरूर देखें, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये टॉप 85 टीवी पे देखा जाएगा और यू टीवी पे देखा जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके के हमारे ये भीम शेरनियां हैं, इनसे प्रेरणा लेकर के मैं खुद आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं, और सभी को ये भी कहता हूं कि कम से कम हमारे महापुरुषों को पढ़ें, और महापुरुषों के साथ साथ पढ़ने के साथ साथ उन लोगों की जीवनी पढ़ने के बाद आप अपने ऊपर प्रैक्टिकल जरूर करें, क्योंकि आप अगर प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आपको कोई भी बहला फुसला करके आपको दबा सकता है। और जितने भी हमारे महापुरुष जो हैं वो दबने वाले नहीं थे, इसीलिए आज वो जाने जाते हैं और हम लोगों को उस राह पे चलने की आदत भी पड़ गई है। तो हमारी इन पैरों को, इन कदमों को तो हमें रोक नहीं सकते आप। अगर रुकना है तो इस जातिवाद को हटाएं और इस जो आडंबर है इसको हटा करके एक समानता का मैसेज दें जो कि भाईचारा का है। आप बुद्ध के राह पे और भीम के मार्ग पे चलेंगे तो शायद आपका भविष्य उज्जवल ही होगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। फिर से मिलते हैं द मिलेंद्र गौतम शो आवाज जिंदगी की वॉइस ऑफ लाइफ।